सुंदर सुंदर हवा चले, हरे भरे ये पेड़ रहे, लाल लाल सेब रहे, मीठे मीठे बेर रहे। सुंदर सुंदर हवा चले, हरे भरे ये पेड़ रहे, लाल लाल सेब रहे, मीठे मीठे बेर रहे। जाने भी दो शेर महाराज, बच्चे की जान लोगे क्या? इसे तो अभी पूरी जिंदगी देखनी है। जाओ किसी बूढ़े हिरन को खाओ। सुंदर सुंदर हवा चले, हरे भरे ये पेड़ रहे, लाल लाल सेब रहे, मीठे मीठे बेर रहे। इतनी तेजी से आ रहे हो शेर महाराज, इस बार मुझे ही खाओगे क्या? कुछ तो गड़बड़ है शायद, वरना शेर महाराज इतनी तेजी से नहीं भागते। चलो चलकर देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। अच्छा, इसी वजह से शेर महाराज दौड़ते हुए गए। मगर इसी तरह अगर ये लोग पेड़ काटेंगे तो फिर जंगल तो खत्म हो जाएगा। कुछ सोच भोलू, कुछ सोच। अरे भाई, क्यों काट रहे हो पेड़? इस तरह तो जंगल खत्म हो जाएगा। अरे हमसे क्या पूछ रहे हो भैया, हमें क्या मालूम। वहाँ इंजीनियर साहब हैं, उनसे पूछो। अरे मगर ये गलत है, यहाँ जानवर भी रहते हैं, हम जैसे अच्छे भूत भी रहते हैं। तो हम क्या करें भैया बताओ, अपना काम छोड़ दें क्या? अब हमें काम करने दो, वरना तुम ही को काट देंगे, बता रहे हैं। हाँ हैं? सॉरी सॉरी मजदूर अंकल, आप अपना काम करें, हमें न काटे। इंजीनियर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, इतने पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? इस तरह तो जंगल ही खत्म हो जाएगा। जंगल में जानवर भी रहते हैं, हम जैसे अच्छे भूत भी रहते हैं, तो ये काम बंद नहीं कर सकते आप? अब एक भूत हमें बताएगा कि कब काम बंद करना चाहिए और कब नहीं। तुम्हारी राय नहीं मांगी है हमने। कंपनी का ये ऑर्डर है, यहाँ एक फैक्ट्री बनेगी। पर जानवरों का घर भी तो जरूरी है, और वैसे भी इन पेड़ों में भी जान होती है, आप इनका खून न करें। ज्ञान न दो भूत बाबू, रास्ता दो, वरना अभी बुलडोजर तुम पर चढ़ा दिया जाएगा, समझे? ड्राइवर, चढ़ा दो बुलडोजर इस भूत पर। बाप रे, जान बची रे मैया, ये लोग तो काफी डेंजर लोग हैं, बात ही नहीं सुन रहे हैं। अब मैं क्या करूं? आइडिया, मैं सरपंच जी से जाकर कहता हूँ, वो जरूर कुछ उपाय निकालेंगे। गुड आफ्टरनून सरपंच जी, गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून भोलू, गुड आफ्टरनून। अकेले अकेले कहाँ घूम रहे हो? कहो कैसे आना हुआ? वो सरपंच जी, मैं अकेले नहीं आया हूँ, साथ में अपने साथ जंगल की परेशानी लेकर आया हूँ। जंगल की परेशानी? क्या हुआ जंगल को? सरपंच जी, जंगल के पेड़ काटे जा रहे हैं। ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, जानवरों का घर भी है। हाँ हाँ, पता है मुझे कि पेड़ काटे जा रहे हैं। सरकार यहाँ एक फैक्ट्री लगाने की सोच रही है और तुम 2-4 पेड़ के बारे में सोच रहे हो। बोलू, जरा गांव वालों के बारे में भी सोचो। फैक्ट्री लगेगी तो सबको वहाँ नौकरी भी मिलेगी। मगर सरपंच जी, गांव वालों का भी इसमें नुकसान है। पेड़ हवा देते हैं, पेड़ नहीं होंगे तो गांव गांव नहीं, बंजर बन जाएगा। चलो जाओ यहाँ से, अपनी ज्ञान की बारिश कहीं और करो। कंपनी को अपना काम करने दो, मुझे सब पता है, मैंने ही उन्हें कहा है। आओ बोलो, आओ, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी। क्या हुआ? इतना क्यों हाफ रहा है? देख नहीं रहा पेड़ कट रहे हैं? इतनी बड़ी मुसीबत है। अरे इससे भी बड़ी मुसीबत गांव में विमला के घर में शेर घुस गया है। क्या बोल रहा है गोलू? चल जल्दी चल। देख भोलू, ये शेरनी कितनी गुस्से में है, मानो खा जाएगी हम सबको। नहीं गोलू, ये गुस्से में नहीं, डरी हुई लगती है। जंगल काटने की वजह से लगता है इसका घर छिन गया है। ये अपने बच्चों को बचाती बचती यहाँ आई है। मगर अब हम क्या करें? ये तो इसका घर नहीं है ना। देखा गोलू, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। नहीं भाई, एक और प्रॉब्लम हो गई। अब क्या? काका के घर में इस बार भालू घुस गया है। ओह नहीं, प्लीज, एक और मुसीबत। चल गोलू, जल्दी चल। क्या सिचुएशन है दरोगा साहब? क्या बताएं भोलू, सुबह से 2 जगह हो गया ये जानवर जो है जंगल छोड़कर बाहर आ रहे हैं। वो तो आएंगे ही, जब उनका घर ही नहीं रहेगा तो वो बाहर ही न जाएंगे। अभी तो भूतों का आना बाकी है। हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि जब जंगल के पेड़ कट जाएंगे तो फिर जानवर कहाँ रहेंगे? वो तो फिर गांव में, फिर शहर में ही न जाएंगे। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जंगल नहीं रहेगा, जंगल नहीं रहेगा तो जानवर कहाँ रहेंगे? हाँ दरोगा साहब, तभी तो मैं कह रहा हूँ, जंगल काटने से रोकें आप सबको। सही कहा भोलू तुमने, मगर पहले अभी ये मुसीबत से निकले हम। लीजिए, अभी निकाल देता हूँ। ठीक है भोलू, धन्यवाद। कांस्टेबल, इस भालू को जंगल में वापस छोड़ना है। आप गांव वाले समझ नहीं रहे हैं।
ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। जानवर गांव में आते ही रहेंगे। तो क्या करें हम भोलू, गांव छोड़कर चले जाएं क्या? नहीं भैया, गांव छोड़ने को हम नहीं कह रहे। हम बस इतना कह रहे हैं कि पेड़ों को काटने से रोकिए। इससे जंगल भी बचा रहेगा और जानवर जंगल में महफूज रहेंगे। कुछ पेड़ कट रहे हैं तो उससे हमें क्या? पेड़ से हमें क्या लेना देना? क्या लेना देना, अभी देखो। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ऑक्सीजन दो बोलो, मुझे ऑक्सीजन दो। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मैं कहां से दूं ऑक्सीजन? ऑक्सीजन तो पेड़ देते हैं ना। और आपने अभी कहा कि पेड़ों से आपका क्या लेना देना। माफ कर दो भोलू, माफ कर दो। मैं समझ गया, मैं समझ गया हूँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो भैया, माफ कर दो इसे। हम समझ गए भैया। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ नहीं रहे तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे भैया। समझ गए भैया। ठीक कहा तुमने भोलू, पर हम इंसानों के लिए लकड़ियां भी तो जरूरी है। क्यों ना लकड़ियां काटी जाए? काका, मैं तुम्हारा हाथ काट लूं क्या? आप फिर भी जिंदा रहोगे बिना हाथों के। मुझे हाथ की जरूरत है, मैं आपका हाथ काट लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये क्या बात हुई भैया? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये क्या बात हुई? पेड़ों में भी जान होती है, आप समझते हैं? उनकी टहनी का कटना यानी आपका हाथ कटना ही हुआ। मैं समझ गया भोलू, मुझे माफ कर दो भैया, मैं समझ गया। हाँ हाँ, हम समझ गए भोलू, हम समझ गए। हाँ हाँ, हम समझ गए भोलू, हम समझ गए। मगर भोलू, हम सब निहत्थे इतनी बड़ी बड़ी मशीनों का सामना कैसे करेंगे? हम सब मिल जाए ना तो हम बड़ी बड़ी मशीनों का सामना कर सकते हैं। एकता में बल होता है। आप सभी चलें जंगल के पास। हमें रोकना होगा उस कंपनी को। हाँ हाँ, चलो 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 भैया, जंगल बचाना होगा, वरना गांव ना बचेगा, वरना हवा ना बचेगी भैया। हाँ हाँ, चलो चलो। इंजीनियर साहब, आप काम बंद कर दें और पेड़ ना काटें। लगता है इस बार सबको लेकर आया है रे भोलू तू। पर कैसे लड़ेगा हमसे? इन बड़ी बड़ी मशीनों से निहत्थे लोग कैसे लड़ेंगे? ये देखो, ये लोग तो पहले ही भागने लगे। हटो हटो, पेड़ काटने से मत रोको, वरना हम तुम्हें काट देंगे। काट दो, हम डरते नहीं, मगर अब और एक भी पेड़ हम काटने नहीं देंगे। ठीक है, चलो मैं भी देखता हूँ कब तक तुम सब इस पेड़ को बचाकर रख सकते हो। हम भी यहीं पर खड़े रहेंगे। क्यों इंजीनियर साहब, और नहीं रुकना है? नहीं नहीं, बचाओ मुझे, कोई इन जानवरों से बचाओ मुझे। विक्रम नशे में बड़बड़ाते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा।
बियर की कई खाली बोतलें इधर उधर फैली पड़ी थीं। बियर की अंतिम सिप पीने के बाद विक्रम का दोस्त आजाद बोतल छत से नीचे फेंक देता है। अमन और अन्य लड़के उसकी तरफ देखते रह जाते हैं। क्या यार, तुमने तो सारी की सारी बोतल खत्म कर दी यार। है उसी वक्त विक्रम के मोबाइल पर रिंग बजती है। सारे लड़के विक्रम के मोबाइल की तरफ गौर से देखते हैं। यार, ये विक्रम के डैड का कॉल है यार, और अपना विक्रम तो पीकर टल्ली बड़ा है यार। अब क्या करें भाई? कॉल मत उठा भाई, फोन अपने आप बंद हो जाएगा। रुक जा, मैं उसे जगाने की कोशिश करता हूँ यार। दोबारा मोबाइल पर रिंग बजती है। अमन विक्रम को जगाने की कोशिश करता है। अरे यार, उठ भाई। ओ भाई देख, तेरे डैड का कॉल आ रहा है यार। आजाद पानी की बोतल लेकर पानी के कुछ छींटे विक्रम के चेहरे पर मारता है। विक्रम की आंखें खुल जाती हैं। अबे साले, तुम दोस्त हो या दुश्मन बे? अरे यार, तेरे डैड का कॉल आ रहा है यार। विक्रम हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाता है और झट से अपने मोबाइल को हाथ में लेकर कॉल रिसीव करता है। यस डैड। बेटा, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा था। तेरी मम्मी और मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है। अपने पास के मंदिर वाले पुजारी ने तेरी मम्मी को वो तस्वीर दिखाई है। पर डैड, अभी मेरी पढ़ाई तो पूरी हो जाने दीजिए। अरे बेटा, हम कौन सी तेरी शादी कल के कल कर रहे हैं। तेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही तेरी शादी करेंगे, फिक्र मत कर। और हमने तस्वीर देखी है, लड़की दिखने में बहुत अच्छी है, और तो और तेरे हॉस्टल से थोड़ी दूर पर ही रहती है। मैंने उसकी तस्वीर और एड्रेस तुझे व्हाट्सएप कर दिया है। तू देख ले, अगर तुझे पसंद आए तो हम बात आगे बढ़ाएंगे, वरना कोई बात नहीं। विक्रम अपने दोस्तों की तरफ देखता है। सारे दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान होती है। विक्रम इशारे से उन सबको शांत रहने के लिए कहता है। ओके डैड, मैं फिर कभी मिल लूंगा। फिलहाल अभी मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी स्टडी में बिजी हूँ। ओके बेटा, मैं फोन रखता हूँ। लव यू डैड। लव यू टू बेटा। कॉल कट जाती है। विक्रम मोबाइल पर व्हाट्सएप खोलता है और मोबाइल स्क्रीन पर एक सुंदर लड़की की तस्वीर होती है। उस तस्वीर के नीचे पुष्पा नाम लिखा होता है। नाम देखते ही सभी के चेहरे खिल उठते हैं और खुशी से वो सभी झूम जाते हैं। पुष्पा, पुष्पा। तस्वीर के नीचे एड्रेस दिया होता है। B21 शाम मोहल्ला मंदिर वाले गली के सामने, सहारनपुर। अब तो इस लड़की से मिलना ही पड़ेगा। विक्रम भाई तो एक नंबर है भाई। अगर ये तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो समझो लाइफ सेट है भाई। तो सही बोल रहा यार, ये लड़की पूरी परी है, परी। इसके लिए तो मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ यार। विक्रम मोबाइल पर लड़की की तस्वीर चूम लेता है। यस। दूसरी तरफ नेहा के घर पर नेहा के पूरे चेहरे पर स्कार्फ बंधा होता है। नेहा आईने के सामने बैठ अपने हाथों में कंगन पहन रही होती है। उसी वक्त दरवाजे पर नॉक होता है। नेहा टेबल से उठकर डोर खोलती है। सामने विक्रम खड़ा होता है। विक्रम की आंखें नेहा की आंखों से टकराती हैं। नेहा एकटक विक्रम को देखती ही रह जाती है। तुम्हारे यहाँ अंदर बुलाने का चलन नहीं है क्या? प्लीज अंदर आइए। विक्रम कमरे के अंदर आता है। नेहा चेयर की तरफ इशारा करते हुए विक्रम से बोलती है, बैठ जाइए। विक्रम चेयर पर बैठ जाता है। नेहा चुपचाप खड़ी होती है। तुम यहाँ पर अकेली रहती हो और कोई घर में नजर नहीं आ रहा? नहीं, मेरे पिता मेरे साथ रहते हैं। वो इस समय अपने काम पर रहते हैं। खैर, मैं यहाँ पर पुष्पा से मिलने आया हूँ। उसकी तस्वीर मेरे मॉम डैड ने शादी के लिए मेरे पास भेजी है और मुझे उसकी तस्वीर पसंद आ गई है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सका और उसकी तस्वीर देखने के बाद उससे पर्सनली एक बार मिलना चाहता हूँ। कहाँ है वो? उसे एक बार बुला दो। तुमने पहचानने में भूल कर दी। पुष्पा तुम्हारे सामने खड़ी है। क्या? विक्रम चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है। नेहा के करीब जा अपने हाथों में उसके हाथ थाम लेता है। मुझे माफ करना। अपना स्कार्फ निकालकर अपना ब्यूटीफुल चेहरा तो दिखा दो प्लीज। चेहरा देखने के बाद तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं बेताब हूँ। नेहा अपने चेहरे से अपना स्कार्फ हटाते हटाते रुक जाती है। इतनी भी क्या जल्दी है?
तस्वीर तो तुमने मेरी पहले ही देख रखी है। मैं देखना चाहता हूँ कि जितना नशा तुम्हारी तस्वीर में है, क्या उतना ही तुम्हारे चेहरे में भी है। नशा करना अच्छी चीज नहीं होती है। तुम्हारा नशा तो मुझे तुम्हारी तस्वीर देखते ही चढ़ गया था। तो क्या तुम्हें अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं है जो तुम मेरा चेहरा देखना चाहते हो? भरोसा है, फिर भी मैं तुम्हारी इस कातिल खूबसूरती को देखना चाहता हूँ। क्यों, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? तभी दरवाजे की घंटी बजती है और नेहा की पड़ोसन आ जाती है। ठीक है, मैं चलता हूँ और तुमसे मिलने बाद में आऊंगा। क्या बात है, बैठो। नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं फिर आऊंगा। इतना कहकर विक्रम चला जाता है। रात भर स्कार्फ के अंदर से दिख रही नेहा की आंखें याद आती रहती हैं और वो पूरी रात जागता रहता है। दूसरे दिन वो फिर से नेहा से मिलने पहुंच जाता है। नेहा दरवाजा खोलती है। तुम आज फिर आ गए, क्या हुआ? रात भर सो नहीं सके? नहीं, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लेता हूँ। अंदर आओ। आज तो अपनी खूबसूरती का चांद मुझे दिखा दो। कल तुम्हारी पड़ोसन ने आकर सब गड़बड़ कर दी थी। नेहा हंसने लगती है। मुझे पता था, इसीलिए आए हो तुम। लेकिन एक बात तो तुम्हारे बारे में मुझे पता चल गई, तुम्हारे अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है। तुम्हारी आवाज सुनने के बाद और तुम्हारी आंखें देखने के बाद ये सब्र किस चिड़िया का नाम है मैं तो भूल ही गया। बस बहुत हो गया, आज तो मैं तुम्हारा चेहरा देख कर ही जाऊंगा। मेरी खूबसूरती तुम्हारी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। चाहे मेरी जान भी चली जाए, लेकिन आज तो मैं तुम्हारा चेहरा देख कर ही जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो आज मैं तुम्हारी ये हसरत पूरी कर देती हूँ। नेहा अपने चेहरे से स्कार्फ हटाती है। विक्रम नेहा का चेहरा देखते ही चिल्लाकर अपना मुंह मोड़ लेता है। नेहा का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। विक्रम, तुमने पहचाना मैं नेहा हूँ जिसकी जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई। एक समय था जब तुम मेरे प्यार में दीवाने थे, दिन रात मेरा पीछा किया करते थे, पर जिस दिन मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया, उसी रात कुछ अनजान लोगों ने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंककर मेरा चेहरा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और हमारे देश की लाचार पुलिस और कानून व्यवस्था तुम्हें एक दिन भी सलाखों के पीछे नहीं रख पाई। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पूरी तरह से निर्दोष था, इसलिए पुलिस ने मुझे छोड़ दिया। ये क्यों नहीं कहते तुम्हारे डैड के पैसों के सामने पुलिस बिक गई? अब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और होगा, लेकिन इस टाइम मैं पुष्पा से मिलना चाहता हूँ। प्लीज एक बार उससे मिला दो। जिस दिन से उसकी तस्वीर देखी है मैंने, उस दिन से बस दीवाना बन बैठा हूँ उसका। फिक्र मत करो, वो टाइम भी जल्द आएगा जब तुम्हारा सामना पुष्पा से होगा। लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकते हो। विक्रम कुछ सोचते हुए नेहा के सामने से मुड़कर चला जाता है। नेहा गुस्से में टेबल पर रखे ग्लास को उठाकर शीशे पर फेंकती है और शीशा टूट जाता है। दूसरी तरफ विक्रम अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा होता है। सारे दोस्त बारी बारी से एक ही सिगरेट एक दूसरे के पीने के बाद पीते हैं। उसी वक्त विक्रम के मोबाइल पर रिंग बजती है। देख यार, तुझे कौन याद कर रहा है? विक्रम, ये जरूर तेरे मॉम डैड का कॉल होगा। रुक, मैं मोबाइल लेकर आता हूँ। अमन विक्रम का फोन लेकर आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, क्या मैं विक्रम जी से बात कर सकती हूँ? यस, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। आप कौन? दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। हेलो, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, कहिए। दूसरी तरफ एक खामोशी होती है। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? फोन कट जाता है। किसका फोन था भाई? पता नहीं यार, कोई लड़की थी। नहीं लड़की, तेरी किस्मत सही है भाई, एक जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। विक्रम मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन तक इस अनजान कॉल का सिलसिला चलता रहा। फोन पर कोई हेलो बोलता और बाद में कुछ भी नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद फोन कट जाता। एक शाम विक्रम अपने दोस्तों के साथ बैठा था कि फिर तभी विक्रम के फोन की बेल बजी। जरूर तेरे मॉम डैड का कॉल होगा। नहीं यार, ये मेरे मॉम डैड का कॉल नहीं, किसी अनजान लड़की का कॉल है। लड़की? जरूर वो तेरे प्यार में पागल हुई होगी
और तेरी किस्मत के क्या कहने यार, हर बार एक नई लड़की फंसी जाती है। फिर जरूर अपने कॉलेज की होगी, तो जल्दी से उसे प्रपोज क्यों नहीं करता? हम सब तेरे लिए एक दिन के लिए कमरा गाली कर देंगे, फिर तो तेरे मौजा ही मौजा। ये सब तो ठीक है यार, लेकिन मैं जानता नहीं कि वो कौन है। जब भी उसके कॉल को रिसीव करो कुछ बोलती नहीं। कुछ बोलती नहीं मतलब गूंगी है क्या? यार नहीं यार, बेचारी सीधी सादी होगी, तू ही उसे सही से लाइन नहीं दे रहा होगा, समझा? तू शायद सही बोल रहा है, उसे सही लाइन पर लाना होगा। लेकिन तुझे तो पता है मुझे गोरी चमड़ी वाली लड़कियां बहुत पसंद आती हैं यार, और न जाने ये कैसी है, मैंने इसे देखा तक नहीं है। उसी वक्त दोबारा विक्रम के मोबाइल पर रिंग बजी। सभी बड़े गौर से टेबल पर रखे मोबाइल की तरफ देखते हैं। विक्रम धीरे धीरे टेबल की ओर बढ़ता है और मोबाइल को अपने हाथों में लेकर चूमता है। मोबाइल पर आ रहा कॉल अननोन नंबर से था। विक्रम कॉल रिसीव करता है। हेलो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन आप हैं कौन? मैं आपको पिछले 6 महीने से देख रही हूँ और मन ही मन आपसे प्यार करने लगी हूँ। मैं आपकी क्लासमेट हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मिलने पर मैं सब बता दूंगी। सो आप मुझसे मिलने पहाड़ी के पीछे सूरज ढलने के ठीक बाद आ जाना। विक्रम पुष्पा की बातें सुन के कुछ समझ नहीं पाता। उसके दोस्त विक्रम को इशारे से हाँ कहने के लिए कहते हैं। ठीक है, मैं तुमसे मिलने आज शाम को आऊंगा, तो मेरा इंतजार करना। कॉल कट जाता है। शाम के समय विक्रम बाइक चलाकर पहाड़ी के पीछे पहुंच जाता है। विक्रम बाइक को स्टैंड पर खड़ी कर बाइक से नीचे आता है। विक्रम अपनी नजरें चारों तरफ घुमाता है, उसे कोई नहीं नजर आता। सूरज ढल रहा होता है कि तभी विक्रम की नजर पहाड़ी के कोने पर एक चट्टान पर बैठी हुई एक लड़की पर पड़ती है। लड़की विक्रम की तरफ अपनी पीठ करके बैठी थी। विक्रम उसके पीछे से चलते हुए उसके करीब गया। तो तुमने ही मुझे कॉल किया था? एक पल के लिए लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, क्या तुमने ही मुझे कॉल किया था? लड़की दोबारा कोई जवाब नहीं देती। विक्रम गुस्से में उस लड़की का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचता है। विक्रम के सामने नेहा होती है। तुम? हाँ मैं। तुम्हें तो झटका लगा होगा कि एक नई लड़की हाथ लगते लगते बच गई, क्यों है ना? तुझे अपनी हवस बुझाने के लिए हर बार एक नई लड़की का इंतजार रहता है और तू हर बार एक नई लड़की को अपने जाल में फंसा भी लेता है। लेकिन अब तेरा ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। बकवास बंद कर। पुष्पा कहाँ है? पुष्पा उन लड़कियों में से नहीं जो तेरे जैसे के चंगुल में फंसने वाली है। वो एक ऊंची चीज है, तेजाब है, तेजाब, जो तुझे जलाकर भस्म कर देगी। मैं उस तेजाब में जल जाना चाहता हूँ। वो परी है, उसका आज किसी भी लड़की से कोई मेल नहीं है। नेहा अपने सूट से एक चाकू निकालकर विक्रम की गर्दन पर वार करने की कोशिश करती है। विक्रम नेहा को अपने हाथों में दबोच लेता है। नेहा और विक्रम के बीच खूनी जंग होने लगती है। विक्रम से लड़ते लड़ते नेहा थक चुकी थी और विक्रम उसे धक्का मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। चीखते हुए नेहा पहाड़ियों से गिरकर अपनी जान खो देती है। अपनी आंखों के सामने नेहा की मौत देखकर विक्रम बहुत घबरा जाता है और किसी तरह खुद को संभालता हुआ अपने दोस्त अमन के पास पहुंचता है। विक्रम को देखकर अमन, क्या हुआ भाई? विक्रम भाई, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? और तेरी हालत किसने की? घबराहट के मारे विक्रम के मुंह से कुछ नहीं निकलता। चल तू पहले अंदर चल, ये ले पानी पी। भाई मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, उसने ही पहले मुझ पर चाकू से वार किया था। मैं तो खुद को बचा रहा था और पता ही नहीं चला कि वो कब पहाड़ियों से नीचे गिर गई। अबे यार तू किसकी बात कर रहा है? अबे यार नेहा की। लेकिन तू तो पुष्पा से मिलने गया था ना, वहां नेहा कहां से आ गई? भाई मुझे नहीं पता, बस जो हुआ मैंने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी और कुछ भी नहीं। मेरी बात ध्यान से सुन, कुछ नहीं हुआ, ठीक है? तूने कुछ नहीं किया, तू किसी से मिलने नहीं गया था। बस अब इसके बारे में तू किसी और से बात नहीं करेगा। जो हुआ वो सब सपना था, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू सही कह रहा है भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। विक्रम एक आवारा किस्म का लड़का है। नई नई लड़कियों को फंसाना, कुछ समय बाद उन्हें छोड़ देना, उसके लिए ये सब कुछ
सामान्य सी बात है। 2 दिनों बाद विक्रम टेलीविजन पर पुष्पा मूवी देखते हुए जोर जोर से हंस रहा था। दीवार पर टंगी घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। उसी वक्त टेबल पर रखे विक्रम के मोबाइल पर रिंग बजी। विक्रम अपनी चेयर से उठकर मोबाइल अपने हाथों में लेता है। विक्रम की नजर मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ती है और स्क्रीन पर पुष्पा नाम लिखा होता है। पुष्पा? ये पुष्पा कौन है? मैं तो किसी पुष्पा नाम की लड़की को जानता तक नहीं। मोबाइल पर बज रही रिंग बंद हो जाती है। विक्रम की नजर टेलीविजन पर पड़ती है और टेलीविजन पर दिख रही पुष्पा स्क्रीन पर हंसती है। दोबारा विक्रम के मोबाइल पर पुष्पा का कॉल आता है। विक्रम कॉल रिसीव करता है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मोबाइल पर आवाज आती है, विक्रम आई लव यू। विक्रम डर से कांपने लगता है और झट से कॉल को कट कर देता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे हर तरफ पुष्पा ही क्यों नजर आ रही है? मैं अमन को कॉल करता हूँ। विक्रम अपने मोबाइल पर अमन का नंबर डायल करता है। कई बार रिंग बजती है। कहाँ हो अमन? प्लीज कॉल रिसीव करो भाई। प्लीज भाई कॉल रिसीव करो जल्दी। अमन साइट पर काम कर रहा था। उसी वक्त अमन का ध्यान अपने मोबाइल पर गया और अमन कॉल रिसीव करने लगा। यस विक्रम, क्या हुआ? तो अभी तक सोया नहीं? अरे यार, मेरे मोबाइल पर किसी पुष्पा नाम की लड़की का कॉल आया था। क्या? तू पागल हो गया क्या? देख, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है तू पुष्पा मूवी देख रहा था, उसी का असर है। तुझे फिल्मी फोबिया हो गया है। मेरी बात मान, तू टेलीविजन बंद करके चुपचाप सो जा। सुबह तक सब सही हो जाएगा, समझा? हाँ यार, तू शायद सही बोल रहा है। डर से विक्रम का मोबाइल हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। कुछ ही समय में चारों ओर शांति छा गई। तभी अचानक दोबारा मोबाइल फोन बजा और विक्रम उस मोबाइल को फर्श पर से दोबारा उठाकर रिसीव करता है। मोबाइल से पुष्पा की आवाज आती है, मैं तुम्हारा पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में इंतजार कर रही हूँ। मेरे अंदर एक प्रेम की ज्वाला जल रही है। तुम उस ज्वाला को बुझा सकते हो। प्लीज मुझसे मिलने जल्द से जल्द आ जाओ। कॉल कट जाता है। विक्रम कमरे से बाहर निकलता है। चारों तरफ सन्नाटा था। हल्की सी चांदनी रोशनी फैली थी। सुनसान सड़क पर विक्रम चलने लगा। सड़क पर चलते चलते विक्रम काफी दूर आ गया। उसे नहीं समझ आ रहा था कि किस रास्ते जाना है। उस वक्त एक तेज प्रकाश उस पर पड़ता है। विक्रम पलटकर पीछे देखता है। सामने से एक तेज रफ्तार में मोटर बाइक उसकी तरफ आ रही थी। रफ्तार से बाइक अपनी ओर आते देख विक्रम सड़क पर भागने लगता है। भागते भागते विक्रम थककर सड़क पर गिर जाता है और मोटर बाइक उसके पैरों पर चढ़कर चली जाती है। विक्रम चीखते हुए सड़क पर पड़ा होता है। नहीं। बाइक लौटकर दोबारा विक्रम के करीब आकर रुक जाती है। बाइक को स्टैंड पर लगाकर नेहा नीचे उतरती है और अपने सर पर लगाए हेलमेट को हटाकर विक्रम के सामने खड़ी होती है। दर्द से चिल्लाता हुआ विक्रम नेहा की तरफ देखता है। पुष्पा कोई और नहीं, एक छल था तुम्हें जाल में फंसाने का। उस दिन पुलिस से तुम्हें कोई सजा नहीं दिलवा पाई, लेकिन आज तुम्हें सजा पुष्पा देगी, यानी नेहा। नेहा दोबारा बाइक पर बैठती है और दोबारा सड़क पर पड़े विक्रम के ऊपर से उसे चढ़ाकर चली जाती है। विक्रम वहीं पर पड़ा अपना दम तोड़ देता है। शक्तिनगर राज्य में आज बड़ी ही खुशी का माहौल था। महाराज जी शान सिंह के घर उनकी तीनों रानियों को एक साथ कई सालों बाद पुत्रियां हुई थीं। वाह, कमाल की बात है महाराज कि आपकी तीनों महारानियों मेघा, मनोहरी और रश्मि, जो कि तीनों सगी बहनें हैं, को भगवान ने एक साथ संतान का सुख दिया है। इससे भी ज्यादा कमाल की बात तो ये कि तीनों रानियों ने एक ही दिन बेटियों को जन्म दिया। सचमुच मुझे भी इस बात पर हैरानी है कि मेरी तीनों रानियों को एक ही दिन संतान का सुख मिला है और तीनों संतानें भी बेटियां ही हैं। सारे राज्य में खुशी का माहौल था। महाराज ने इन तीनों का नामकरण करने के लिए एक बड़ा आयोजन किया।
राजपुरोहित जी, इनकी कुंडली के अनुसार मेरी तीनों राजकुमारियों के नाम रखने की प्रक्रिया शुरू करें। तीनों राजकुमारियां बहुत खूबसूरत हैं पुरोहित जी। इनके नाम भी इनके अनुसार ही होने चाहिए। महारानी मेघा आपकी बेटी देवी रति के समान है, इसका नाम होगा सौंदर्या। महारानी मनोहरी आपकी बेटी अति ज्ञानी है, इसको वेदिका कहा जाएगा। और महारानी रश्मि आपकी बेटी का नाम आज से माहिती होगा, ये महान दानी होगी। धीरे धीरे तीनों राजकुमारियां बड़ी होने लगीं। पुरोहित जी, भले ही प्रभु ने मुझे 3 बेटियां दी हैं, पर तीनों ही बहुत ज्ञानी हैं। महाराज, राजकुमारियों को शस्त्र विद्या सिखाना भी आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा। जब ये 10 वर्ष की होंगी, हम इन्हें खुद सिखाएंगे। राजकुमारियां 10 वर्ष की हुईं तो महाराज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और सभी चिकित्सकों ने जवाब दे दिया। माँ, मैं कालका देवी के मंदिर जाकर पिताजी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। तुरंत राजकुमारी के मंदिर जाने का प्रबंध किया गया। राजकुमारी, आपके पिताजी के ऊपर मौत का साया है। अगर आप उन्हें स्वस्थ करना चाहती हैं, तो आपको आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लेना होगा। मेरे पिताजी की जान से बड़ी मेरे लिए कोई चीज नहीं है। मैं आज से आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लेती हूँ, किंतु मेरे पिताजी को जीवन दान दिया जाए। माँ कालका ने आशीर्वाद दिया और कुछ दिनों के बाद महाराज स्वस्थ हो गए। पिताजी, माता के आशीर्वाद से आप ठीक हो गए हैं, किंतु अब मुझे राजमहल का त्याग करना होगा। आज से मैं माँ कालका के मंदिर में ही अपना जीवन व्यतीत करूंगी। महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन सौंदर्या ने राजमहल का त्याग कर दिया और वो माँ कालका के मंदिर में ही अपना जीवन बिताने लगी। महाराज, राजकुमारियां युवा हो गई हैं, अब उनके लिए रिश्ते देखने का समय आ गया है। राजकुमारियों के सौंदर्य के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। कमाल की बात ये थी कि राजकुमारी सौंदर्या ही अपनी तीनों बहनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत और दयालु थी। महाराज, सभी राजकुमार सौंदर्या से ही विवाह करना चाहते हैं, किंतु उनकी एक झलक भी नहीं देख पाते। सौंदर्या को कोई नहीं देख पाएगा पुरोहित जी, क्योंकि सौंदर्या माँ कालका के मंदिर से केवल स्नान करने के समय ही बाहर निकलती है। आप केवल दूसरी राजकुमारियों के रिश्ते देखिए। एक बार जब सौंदर्या स्नान करने मंदिर के पास बने झरने पर गई, तो वहाँ वन राजकुमार आयुष्मान भी शिकार के लिए आए थे। उन्होंने सौंदर्या को स्नान करते देखा। इतनी खूबसूरत कन्या, मैं सिर्फ इसी से विवाह करूंगा। अभी इसके पास जाकर विवाह का प्रस्ताव देता हूं, भला मुझे कौन मना कर सकता है। हे रूपवती, पहली नजर में तुम्हें देखने के बाद ही मैं पूरी तरह से तुम्हें पाना चाहता हूं और तुमसे ही विवाह करना चाहता हूं। तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा। उसे अकेली लड़की समझकर साम दाम दंड भेद हर तरह से सौंदर्या पर विवाह करने के लिए दबाव डालने लगे, लेकिन सौंदर्या ने उन्हें साफ बताया, इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत ही खूबसूरत पुरुष हैं, किंतु राजकुमार, मैं ब्रह्मचारी हूँ और किसी से विवाह नहीं कर सकती। ये सुनकर आयुष्मान को सौंदर्या पर बड़ा ही क्रोध आया और वे उसे बहुत ही घमंडी समझने लगे। तुम्हें अपने रूप पर बहुत घमंड है। तुम्हारे इस घमंड को एक दिन मैं जरूर ठीक करूंगा। मुझे तुम जैसी घमंडी लड़की से कोई वास्ता नहीं रखना। राजकुमार की बातें सुनकर सौंदर्या की आंखों में आंसू आ गए, किंतु अपनी मजबूरी वो जानती थी, इसलिए चुपचाप मंदिर वापस चली आई। राजकुमार आयुष्मान को सौंदर्या की बात बहुत बुरी लगी थी और उन्होंने ठान लिया कि वो सौंदर्या की दूसरी बहन से शादी करेंगे। उन्होंने शादी का प्रस्ताव वेदिका के लिए भिजवा दिया। वेदिका बहुत ज्ञानी होने के कारण एक जादूगरनी बन गई थी।
और माँ कालका के सामने तरह तरह के अनुष्ठान करने के लिए कालका मंदिर में जाया करती थी। बेटी वेदिका, तुम बहुत ज्ञानी हो। तुम्हारे लिए एक महाज्ञानी राजकुमार का प्रस्ताव आया है। राजकुमार आयुष्मान के प्रस्ताव के लिए क्या तुम राजी हो? हाँ पिताजी, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मुझे आपकी इच्छा पूर्ति करने में कोई भी परेशानी नहीं है। मैं कालका मंदिर में जाकर अनुष्ठान भी कर लेती हूँ और सौंदर्या दीदी को भी इस बात की सूचना देती हूँ। वेदिका अनुष्ठान करने के लिए कालका मंदिर गई और वहाँ पर सौंदर्या को देखकर बोली, सौंदर्या, मेरा विवाह वनदेव के बेटे आयुष्मान के साथ तय हो गया है और जल्दी ही आयुष्मान कालका माँ के मंदिर में पूजा के लिए आने वाला है। वेदिका की बात सुनकर सौंदर्या ने उसे उस घटना के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन वो वेदिका को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले चुपचाप पूजा में लग गई। कुछ दिनों बाद कालका माँ मंदिर के पंडित ने सौंदर्या से कहा, बेटी, वेदिका का होने वाला पति आयुष्मान अपने माता पिता के साथ माँ कालका के मंदिर पूजा के लिए आया है। पूजा करवाने में मेरी सहायता करो। पूजा के दौरान ही आयुष्मान की नजर सौंदर्या पर पड़ी। उसे देखते ही वो फिर उससे विवाह करने के लिए अपने माता पिता पर जोर डालने लगा। एक दासी ने इस बात की खबर वेदिका को दे दी। वेदिका को सौंदर्या से जलन होने लगी और उसने सौंदर्या को वहां से चले जाने को कहा। वो बोली, सौंदर्या, अगर तुम सचमुच ब्रह्मचर्य ले चुकी हो और तुम्हें विवाह जैसे संबंध से कोई मतलब नहीं, तो तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि मैं राजकुमार से प्यार करती हूँ और उससे विवाह करना चाहती हूँ। सौंदर्या बिना कुछ बोले चुपचाप मंदिर से चली गई और राज्य के बाहर बनी एक गुफा में शांति से अपना जीवन बिताने लगी। लेकिन उसकी सुंदरता से प्रभावित आयुष्मान ने उसका पता लगा लिया। तुम क्या समझती हो? इस गुफा में छुपकर तुम मुझसे बच सकती हो? मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तुम मेरी हो। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। राजकुमार, तुम्हारा विवाह मेरी बहन के साथ तय हुआ है। दूसरी बात, मैं ब्रह्मचर्य ले चुकी हूँ। मैं विवाह जैसी चीज के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम मुझे छोड़ दो। गुफा में रखी सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर निकालकर तुरंत सौंदर्या की मांग में लगा दिया और उसका जबरदस्ती अपहरण कर लिया और जबरदस्ती उसे अपनी पत्नी बनाकर उसके साथ रहने लगा। महाराज ने आयुष्मान के पास वेदिका से विवाह की बारात लाने के लिए जब खबर पहुंचाई तो राजकुमार ने संदेश वाहक को सूचना दी, मेरा विवाह सौंदर्या के साथ हो चुका है। वेदिका से कहो वो अपने लिए कोई दूसरा राजकुमार तलाश ले। जब ये सूचना वेदिका को मिली तो वो क्रोध से पागल हो गई। उसने राजकुमार को सूचना भेजी। राजकुमारी वेदिका ने पूरे सम्मान के साथ राजकुमारी सौंदर्य को उनके मायके में बुलावा भेजा है। वो उनका पूरा सम्मान करना चाहती हैं। संदेश वाहक की बात पर भरोसा करके राजकुमार ने सौंदर्या को उसके मायके भेज दिया। क्रोध और जलन से वेदिका ने अपनी जादुई शक्तियों से सौंदर्या को एक भयानक चुड़ैल में बदल दिया। बहन वेदिका, ये क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर जल रहा है। देखो ना, ये मुझे क्या हो रहा है। दासी, जाओ एक शीशा लेकर आओ। मेरी बहन सौंदर्या बहुत खूबसूरत है, उसे जरा अपना रूप तो देख लेने दो। दासी शीशा लेकर आती है जिसमें अपने आप को देखकर सौंदर्या रोते हुए कहती है, मेरा सारा शरीर एक बड़े मगरमच्छ के समान हो गया। इस पर बड़े बड़े कांटे लगे हैं। मेरा चेहरा भयानक कायन की तरह। मेरे खूबसूरत लंबे बालों की जगह सैकड़ों सांप फुंकार मार रहे हैं। लेकिन जलन की मारी वेदिका को इस पर भी संतोष न हुआ। उसने कहा, तुम्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तुम्हारी सुंदरता से ही आयुष्मान भी मोहित हुआ है। इसलिए आज के बाद अगर तुमने किसी का चेहरा देखा तो वो पत्थर का बन जाएगा। सौंदर्या के साथ आयुष्मान ने जबरदस्ती विवाह किया। ये जानते हुए भी वो उसे श्राप देकर चली गई।
जिसके कारण सौंदर्या जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर जब महल के दास दासियां महल के अंदर आए तो सौंदर्या के भयंकर रूप को देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसका भयंकर रूप देखकर सब डर कर कांपने लगे। मुझसे डरो नहीं, मैं सौंदर्या हूँ, मेरे पास आओ, मेरी सहायता करो। लेकिन सौंदर्या जिसको अपनी बात समझाने की कोशिश करती, उसकी तरफ देखते ही वो पत्थर का बन जाता। पूरे महल में भगदड़ का माहौल बन गया। सैकड़ों दास दासी पत्थर के हो गए। महाराज, राजकुमारी सौंदर्या अपने पति के घर से राजमहल आई थी, लेकिन अचानक वो न जाने कहां गायब हो गई और उनकी जगह एक भयानक चुड़ैल कैसे आ गई। इस चुड़ैल को सैनिकों द्वारा रस्सियों से जकड़वा कर जंगल में छुड़वा दो, वरना राजमहल में कोई भी बचेगा नहीं। हम राजकुमारी को बाद में ढूंढेंगे, पहले हमारी प्रजा की रक्षा करो। सैनिकों ने रस्सियों से बांधकर चुड़ैल के रूप में सौंदर्या को जंगल में छोड़ दिया। इस घटना के समय राजकुमार आयुष्मान पड़ोसी राज्य में युद्ध के लिए गया हुआ था। युद्ध से वापस आते ही वो सौंदर्या के घर पहुंचा। महाराज, मेरी पत्नी सौंदर्य कहाँ है? मैंने सुना है यहाँ पर कोई भयानक चुड़ैल आ गई है। उसने कहीं सौंदर्य को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? उसने देखा कि महल में सैकड़ों दास दासियां पत्थर के बन गए हैं। उसने लोगों से इसके बारे में पूछा तो सेनापति ने बताया, एक भयंकर जानवर महारानी के महल में आ गया था, जिसका पूरा शरीर मगरमच्छ का, चेहरा डायन का और बाल जहरीले सांपों से बने हुए हैं, तथा ये जिसको देखता है वो पत्थर का बन जाता है। शायद उसी ने महारानी को खा लिया है। उस भयंकर जानवर को ढूंढने और सौंदर्या का पता लगाने राजकुमार सेना के साथ जंगल की तरफ गया। जिस समय वेदिका ने सौंदर्या को इतना भयानक श्राप दिया, उस समय सौंदर्या गर्भवती थी और राजकुमार आयुष्मान के बच्चे की माता बनने वाली थी। किंतु इस बात का पता किसी को भी न था। सौंदर्या की खोज में राजकुमार कुछ आगे बढ़ा कि उसे एक भयानक जानवर दिखाई दिया। महाराज देखिए, ये तो बड़ा ही अद्भुत जानवर है, जिसका पूरा शरीर कांटों से भरा हुआ है, मगरमच्छ के समान, और चेहरा भयानक चुड़ैल जैसा है। सर से बालों की जगह भयानक सांप लटके हुए हैं। इस भयानक जानवर के मुंह से बड़ी ही डरावनी और खूंखार आवाज निकल रही थी, जिसे सुनकर राजकुमार का घोड़ा डर गया और इतनी जोर से कूदा कि राजकुमार जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही आयुष्मान की नजर उस भयानक चुड़ैल जैसे जानवर के पैरों पर पड़ी। ये पायल तो मेरी पत्नी सौंदर्य की है। मैंने खुद अपने हाथों से उसके पैरों में इसे पहनाया था। लगता है इसी जानवर ने मेरी पत्नी को खाया है। मैं इसे किसी तरह भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार ने अपने तीरों से उस जानवर पर वार करना शुरू कर दिया, पर हैरानी की बात थी कि वो जानवर आयुष्मान की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। पत्थर जैसी पीठ पर किसी भी तीर या तलवार का असर नहीं हो रहा था, और अगर सैनिक उसके सामने जाकर उस पर वार करने की कोशिश करते तो वो उसकी नजर पड़ते ही पत्थर के बन जाते। आखिरकार आयुष्मान वापस आ गया। उसने सौंदर्या के न मिलने की बात उसके पिता विशाल सिंह को पहुंचा दी। सौंदर्या की दूसरी बहन माहिती को जब इस बात का पता चला तो वो बड़ी दुखी हुई और उसे शक होने लगा। पिताजी, मैं नहीं मानती कि सौंदर्या दीदी किसी को नुकसान पहुंचाएंगी। हो ना हो इसमें जरूर वेदिका का हाथ होगा, क्योंकि वेदिका का विवाह आयुष्मान से होने वाला था और आयुष्मान के सौंदर्या से विवाह करने के कारण वेदिका सौंदर्या से नाराज थी। माहिती भी माँ कालका की भक्त थी। वो तुरंत माँ के मंदिर में गई। वहाँ से माँ की भभूति लेकर सौंदर्या की खोज में जंगल की ओर चल पड़ी। अरे, पेड़ के नीचे जो जीव सो रहा है वो तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा राजकुमार आयुष्मान ने बताया था। जीव को पेड़ के नीचे सोता देख उसने तुरंत माँ कालका की भभूति उस पर डाल दी। भभूति पड़ते ही वो जीव सौंदर्या में बदल गया
और सौंदर्या अपनी बहन को सामने देखकर उसके गले लगकर रोने लगी और उसे सारी घटना बताई। फिर बोली, प्यारी बहन माहिती, यहाँ से जल्दी चली जाओ, क्योंकि भभूति का असर खत्म होने वाला है। यदि मेरी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी तो तुम भी पत्थर की बन जाओगी। मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहती हूँ कि मैं गर्भवती हूँ और आयुष्मान के बच्चे की माँ बनने वाली। मैं अपने बच्चे की रक्षा करना चाहती हूँ, जो एक ही तरीके से हो सकती है। यदि आयुष्मान मेरा गला काटकर उसे माँ कालका के मंदिर में हवन कुंड में डाल दे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, वरना बच्चे को जन्म देने के बाद जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ेगी तो वो भी पत्थर का बन जाएगा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इस भभूति का असर हटते ही मैं वापस भयानक चुड़ैल बन जाऊंगी और आयुष्मान को पहचान न पाऊंगी। हो सकता है कि मैं उसे मार दूं। सौंदर्या, तुम डरो नहीं, मैं आयुष्मान के सर पर माँ कालका का लाल कपड़ा बांध दूंगी। उसे देखकर तुम उसे पहचान जाओगी। जब वो तुम्हें मारने आए तो तुम अपनी आंखों को बंद कर लेना, ताकि तुम्हारी नजर पड़ने से वो पत्थर का ना बने। बाकी बातें मैं उसे समझा दूंगी। माहिती ने आयुष्मान को सारी बातें बताईं, जिसे सुनकर आयुष्मान बड़ा ही दुखी हुआ, लेकिन कोई दूसरा चारा न था। इसलिए सौंदर्या को मारकर अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए वो तैयार हो गया। दूसरे दिन सुबह ही माहिती ने उसके सर पर माँ कालका का लाल कपड़ा बांध दिया। जब वो जंगल पहुंचा तो जानवर के रूप में सौंदर्या जोर जोर से चिल्ला रही थी, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मेरी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी वो हर व्यक्ति पत्थर का बन जाएगा। देखो, मैंने सभी को पत्थर का बना दिया है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। उसके सर के बाल भी सांप के रूप में जोर जोर से फुफकार रहे थे। उसका भयानक रूप देखकर आयुष्मान की सेना डर से कांपने लगी। दूर से लाल रंग के कपड़े को देखकर सौंदर्या समझ गई कि ये आयुष्मान है। उसने अपनी आंखों को अपने हाथों से बंद कर लिया। आइए राजकुमार, अब देर मत करिए, मेरा गला काटकर हमारे बच्चे की रक्षा करिए। मैं ज्यादा देर तक अपने ऊपर नियंत्रण न रख पाऊंगी। आयुष्मान ने उसके मगरमच्छ जैसे शरीर पर लगे कांटों पर सीढ़ी की तरह पैर रखते हुए ऊपर चढ़कर उसके सर को काट दिया। सर कटने की पीड़ा से सौंदर्या की आंखें खुल गईं। उसकी नजर आयुष्मान पर पड़ गई और आयुष्मान पत्थर का बन गया। आयुष्मान के सैनिकों द्वारा सौंदर्या के सर को जमीन में दबा दिया गया। जमीन के अंदर से आवाज आई, लो मेरे बच्चे को संभालो। इसके स्पर्श से सभी पत्थर के बने लोग वापस इंसान बन जाएंगे। मेरे बच्चे का ध्यान रखना राजकुमार, ये हमारे प्यार की निशानी है। सौंदर्या के धड़ में एक जोर का धमाका हुआ और उसके अंदर से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकला। सेना के साथ माहिती भी वहां पहुंची थी। उसने तुरंत उस बच्चे को गोद में उठा लिया और पत्थर बने आयुष्मान की गोद में रख दिया। बच्चे का स्पर्श होते ही आयुष्मान वापस इंसान बन गया। इस तरह सौंदर्या के बच्चे के स्पर्श से भयानक चुड़ैल बनी सौंदर्या की नजर से पत्थर बने सभी लोगों को इंसान बना दिया गया और सब बच्चे को लेकर वापस राजमहल आ गए। राजकुमार आयुष्मान ने माहिती से विवाह किया और सब खुशी खुशी रहने लगे। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत सुंदर नगरी के सामने दो भिक्षु अपने गुरुजी के साथ भिक्षा मांगते हुए गुजर रहे थे। तभी गुरुजी की नजर उस सुंदर नगरी पर पड़ी। वाह वाह वाह, अति सुंदर। इस नगरी को देख के तो आंखें तृप्त हो गईं। बहुत सुंदर नगरी है। हाँ गुरुजी, बिल्कुल सही कहा। बहुत सुंदर नगरी है। बस यहाँ भिक्षा भी सुंदर मिल जाए तो आनंद ही आनंद है। बिल्कुल सही फरमाया प्रेमपाल। अब बस इस नगरी में झोली भर मिठाइयाँ और पकवान मिल जाएं, फिर तो आनंद ही आनंद है। अच्छा, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो। कुछ भिक्षा में मिले तो भगवान को भोग लगे।
बच्चा प्रेमपाल, तुम नगरी में पूर्व दिशा की ओर जाओगे और बच्चा वीरपाल, तुम नगरी में पश्चिम दिशा की ओर जाओ और जो भिक्षा में मिले सहज स्वीकार कर सूरज ढलने से पहले यही मिलना। चलो चलो, अब भिक्षा के लिए प्रस्थान करो। जी गुरुजी महाराज। अरे वाह, चलो कोई तो दिखा। ऐसा करता हूँ, एक बार राशन का दाम पूछता हूँ, अगर सस्ता हुआ तो थोड़ा ले चलूंगा अपने साथ। गुरुजी महाराज बड़े प्रसन्न होंगे। क्यों बनिए, आटे का क्या भाव है? अरे अरे बाबा जी, प्रणाम बाबा जी। टके सेर बाबा जी। और चावल? वो भी टके सेर। और चीनी क्या भाव दी? टके सेर। सब टके सेर? ये सब सच है क्या? एक बार दूसरी दुकान में पूछ कर देखता हूँ, उधर का क्या हाल है। अरे बेटी, टमाटर कैसे दिए? टके सेर बाबा जी। और गोभी? टके सेर बाबा जी, ये भी टके सेर। और ये वाली? साधु महाराज, ये भी टके सेर दिया। अरे वाह वाह वाह, आनंद ही आनंद, सब टके सेर। ओ भाई हलवाई, मिठाई किस भाव देते हो? कौन हो? किस देश से आए हो? टके शहर की नगरी में क्या सोच के आए हो? कविता, तो हम कहाँ कम हैं, ये लीजिए। हम कहाँ से आएंगे भाई, अपना ना कोई घर ना कोई ठिकाना, जिधर शरण मिली उधर रात कटे, यही हम साधुओं का ठिकाना। अब जरा अपनी स्वादिष्ट मिठाई का मोल तो बताना। टके शहर बाबा, टके शहर, जो चाहो वो पाओ, मूल्य रहेगा टके शहर। ये क्या कहते हो हलवाई, सब टके सेर, सारी मिठाई टके सेर? वाह भाई वाह, नाम क्या है इस टके सेर की नगरी का हलवाई? बाबा अंधेर नगरी। वाह वाह भाई, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बाबा कुछ लेना हो तो बताइएगा, क्या बंधवाऊं आपके लिए? बच्चा, मांगकर 5 पैसे लाया हूँ, सबकी मिठाई कर दो। हाँ, वाह 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 वाह, क्या किस्मत पाई है। आज तो भिक्षा में प्रभु ने प्रसन्न कर दिया। जय हो प्रभु, जय हो। बच्चा वीरपाल, क्या भिक्षा लाए? गठरी तो बहुत भारी मालूम होती है। गुरुजी महाराज, 5 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से गठरी भर मिठाई लाया हूँ। अरे बच्चा, 5 पैसे में गठरी भर मिठाई? ये कौन सी नगरी है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अरे राम 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 राम, राम बचाए लाखों पाए। बच्चा, ऐसी नगरी में तो एक क्षण बिताना भी हमारे लिए उचित नहीं, जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है जहां 2 पैसे पास रहने से मजे से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगरी में एक पल भी नहीं रहूंगा।
देख, मेरी बात मान, पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूं, पर इतना कह देता हूं कि कभी संकट पड़े तो याद करना। देख वीरपाल, क्यों जिद करता है? जब गुरुजी ने कहा चल, तो चल यहाँ से। यहाँ रुकना उचित नहीं। अरे जा जा चिपको कहीं का, चिपका रहे अपने गुरुजी से। मैं तो इस नगरी में पेट भर खाऊंगा। तू भूखा भिक्षा मांग, मैं नहीं जाने वाला। ना ना, रोना नहीं, चुप हो जाओ। बताओ बताओ, क्यों रो रहे हो? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब के मर गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। बहुत बुरा हुआ। हाँ, तो फिर जाओ, उस कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। क्यों बनिए, ये कैसी दीवार बनवाई थी जो इसकी बकरी दब कर मर गई? बता। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं। ये तो बेकसूर है, छोड़ दो इसे और कारीगर को पकड़ कर लाओ। हाँ, सारा किया धरा उसी का है। क्यों कारीगर, इसकी बकरी क्यों मर गई? महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, तो ये बात है। खैर, उस चूने वाले को बुलाओ। क्यों चूने वाले, तुमने कारीगर को खराब चूना क्यों दिया? बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसलिए चूना कमजोर हो गया होगा। हाँ। अच्छा, अब समझ आई बात। उस भिश्ती को लाओ हमारे सामने। क्यों भिश्ती, इतना पानी क्यों मिलाया तुमने कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक ही इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, कसाई को लेकर आओ और इस भिश्ती को निकालो यहां से। क्यों कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज, गड़िया ने टकेसर में इतनी बड़ी भेड़ मुझे बेची कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा, तो चलो, इस कसाई को निकालो यहां से और गडरिये को लाओ यहां पर। क्यों गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची तुमने? महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं। अच्छा, इसको अब निकालो और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। महाराज, मेरा कसूर कैसे? मैं तो शहर के इंतजाम के लिए आया था। भला अगर अपना काम नहीं करूंगा तो अपना फर्ज कैसे निभाऊंगा? ये तो बड़ा गजब हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ अपने चक्कर में पूरे नगर को फूंक दे। नहीं नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? हाँ हाँ मंत्री जी, सही कह रहे हैं। तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली, जिसका परिणाम यह हुआ कि बकरी मर गई? लेकिन महाराज, हम अब कुछ नहीं सुनना चाहते। ले जाओ इसे और फांसी पर चढ़ा दो। गुरुजी भी ना मुझे इस खूबसूरत नगरी से जाने को बोल रहे थे। मानता हूँ कि नगरी कुछ कारणों के लिए अच्छी नहीं, लेकिन मुझ साधु का क्या? मुझे तो खाने को चाहिए और आराम करने को।
वाह वाह वाह, लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कुछ ही दिन हुए हैं अभी नगरी में, कहीं मैं मोटा तो नहीं हो गया। तभी राजा के कुछ सिपाही वीरपाल को घेर लेते हैं। यही मोटा सही है, चल जरा चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो रहा है, आज मजा मिलेगा तुझे। अरे ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आप तो बड़े मोटे हैं, इसलिए फांसी लगेगी आपको। हाँ, मोटा होने से फांसी? अरे अरे, ये कहाँ का न्याय है? अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती। बच्चा, जाओ जाओ यहाँ से, मैंने भोजन कर लिया है, अब साधना का वक्त है, जाओ। साधना तो हम करवाएंगे, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब पता चलेगा कि फांसी है या हंसी है। सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले जाएं? बात क्या है? एक साधु आदमी को बिना किसी बात के फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? बात ये है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, लेकिन जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला और हमारे कोतवाल साहब तो दुबले हैं। फिर हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी ना किसी को तो सजा मिलनी जरूरी है ना, नहीं तो सच्चा न्याय हो नहीं पाएगा। हे प्रभु, इस पापी पेट के चक्कर में मैंने गुरुजी की बात न मानी। हे बाप रे, मुझ बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हो? अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो मुझे, मैंने गुरुजी का कहना क्यों नहीं माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी, मुझे अभी नहीं मरना गुरुजी। अरे बच्चा वीरपाल, तेरी ये क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी, बचाइए मुझे गुरुजी। अरे बच्चा, अरे मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिल रहा है मुझे। बचाइए गुरुजी, बचाइए। देख बच्चा, डर मत। सुनो सब, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ, इसके बाद तुम जो कर रहे थे वो कर लेना। अब हटो पीछे। महाराज, हम पीछे हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दे सकते हैं। तब तो गुरुजी, हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। अरे नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया नहीं मानता। हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो फांसी पर। भला तुम्हारा पूरा जीवन शेष है, मजे से गुजारो। नहीं गुरुजी, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं गुरुजी, आपको गति अवगति से क्या मतलब। मैं चढ़ूंगा फांसी पर। भाई, ये क्या मामला है? अभी तक तो ये मोटा साधु रो रहा था, लेकिन अब ये पहले फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ रहा है। समझ में नहीं आता। महाराज को इसकी खबर देकर आता हूँ। सैनिक तुरंत महाराज के पास जाते हैं। महाराज, एक चेले से मिलने गुरु आया, कुछ कान में बोला, तभी से गुरु चेले में फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ाई चल रही है। गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, चेला कहता है मैं चढ़ूंगा। ये क्या माजरा है, पता लगाना पड़ेगा। चलो गुरुजी महाराज के पास ले चलो हमें, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर माजरा क्या है। बताइए गुरुजी महाराज, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो भी पहले फांसी पर चढ़ेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। नहीं, हमको फांसी की सजा मिली थी ना, हम ही चढ़ेंगे। हमको हुक्म है। हाँ भाइयों, जल्दी करो, हमको फांसी दो। हाँ। नहीं, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी ना। चुप रहो सब लोग। महाराज के होते हुए कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो।
सुबह हो गई। कितना अच्छा सपना था। सपने में मुर्गा था। बाबा रे, कितना टेस्टी था। हे ऊपर वाले, जितना अच्छा सपना दिखाया है हो उतना अच्छा दिन भी हो। मैं हीरो नंबर 1, मैं हीरो नंबर 1। सारी लड़कियां मुझको देखें, मैं हीरो नंबर 1। क्यों टीपू भाई, कैसे हो? चूसे हुए आम की तरह दिखाई दे रहे हो। नींद पूरी नहीं हुई क्या? हाँ चटाओ भोलू, भूलो मत तुम बॉस के लेफ्ट हैंड से बात कर रहे हो। ओके ओके, सॉरी। पर क्या हुआ भाई, इतना क्यों आग बबूला हो रहे हो? क्या बताऊं भोलू, कल रात खाना ज्यादा हो गया, पेट खराब है। तो थोड़ा कम खाया करो और एक्सरसाइज करो, मेरे जैसे। अरे, ये तो मेरा परम मित्र गोलू है। मगर ये इतना सच धज कर कहाँ जा रहा है? चलो पूछता हूँ। हाय गोलू। अरे भोलू, तुम कहाँ घूम रहे हो? मैं बस लेटे लेटे थक गया, सोचा कि गांव घूम लूं। मगर तुम इतना सज धज कर कहाँ चले? ओहो, गांव तो रोज घूमते हो, मैं अभी शहर जा रहा हूँ। माँ ने कहा है बैंक से कुछ पैसे निकालना और कुछ पैसों से मैं अपने लिए कपड़े खरीद लूंगा। चलो तुम भी मेरे साथ, आज शहर घूम लेना। क्या सच में? शहर? क्यों नहीं, चलो चलो। चलो भोलू, पैसे मिल गए, चलो मॉल से कुछ कपड़े खरीद लेते हैं, हीरो लगूंगा फिर। हीरो? हीरो तो मैं लगता हूँ। तो तुझे कुछ पसंद आया? नहीं यार, एक भी कपड़ा पसंद नहीं आ रहा। तुझे एक भी पसंद नहीं आया? तो ये पहन, ये तेरे पर सूट होगा। हाँ, ये सही है। इसमें मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। भोलू चोर चोर, भोलू हमारे बैग, उसमें पैसे भी हैं। अरे तू दौड़ क्यों रहा है? उड़कर पकड़ लो जल्दी उसे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। क्यों भाई, इतनी तेजी में चोरों की तरह कहाँ जा रहे हो? तेजी में वो भी हम कहाँ सर, हम तो बस घर जा रहे हैं, हम तो आम नागरिक हैं। हाँ ठीक है, हमने कब कहा कि तुम चोर हो? आम नागरिक की तरह पुलिस की मदद करो। मदद? कैसी मदद सर?
डरो मत, तुम चोर थोड़ी हो। हम डर कहाँ रहे हैं सर। तुमने ऐसे मुखौटे पहने 2 लोगों को देखा है? ये लोग आजकल सरेआम दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं। ये मोस्ट वांटेड है शहर के। नहीं सर, हमने ऐसे किसी को नहीं देखा। हाँ, मगर हमने एक आसमान में उड़ते हुए अजीब से आदमी को देखा सर। वो पीछे ही होगा सर। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। देखिए साहब, कैसे वो सिग्नल तोड़कर भाग रहा है। सिग्नल तोड़ना मतलब कानून तोड़ना। हाँ हाँ चलिए, उसे धरते हैं। उड़ते हुए लड़के, तुम नीचे उतरो। अच्छा हुआ आप आ गए इंस्पेक्टर साहब। वो चोर हमारा कपड़ा और पैसे लेकर भाग रहा है। देख रहे हैं ना साहब, सिग्नल तोड़कर ये हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हाँ सही कहा, आजकल हर कोई कानून तोड़कर कानून को ही बेवकूफ समझता है। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग क्या कह रहे हैं? वो चोर भाग रहा है। भाग तो तुम रहे थे। एक तो सिग्नल तोड़ते हो, दूसरा ओवर स्पीड। लाइसेंस है तुम्हारे पास उड़ने का? लाइसेंस मतलब? लाइसेंस मतलब पूछता है। चलो जेल। हाँ भाई, ये कौन है? सर ये सिग्नल तोड़कर बिना लाइसेंस के हवा में उड़ रहा था, इसीलिए सर हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। वेरी गुड भाई। हाँ भाई, कानून को तुमने मजाक समझ रखा है। सर, ये चोरों के पीछे भाग रहा था। भोलू भूत से भूल हो गई सर। क्या कहा? भूत? हमने भूत पकड़ा है? अरे तो डरते क्यों हो? कानून भूत और इंसान सबके लिए बराबर है। मगर सर ये अच्छा भूत है सच में। ये तो चोरों के पीछे भाग रहा था। उन चोरों ने हमारे कपड़े और कुछ पैसे लेकर भाग गए बाइक से। अच्छी कहानी बना लेते हो। झूठ बोलने के आरोप में तुम्हें भी हम गिरफ्तार कर सकते हैं। सर, यही है वो चोर। सर बिल्कुल यही मुकुट पहनकर उन्होंने चोरी की थी। क्या कहा? ये तो मोस्ट वांटेड है। हम इन्हें 1 महीने से ढूंढ रहे हैं। तुमने सच में इन्हें देखा है? हाँ सर, इन्हीं के पीछे भोलू भागा था और मैं जानता हूँ कि ये लोग कहाँ हैं। कहाँ है? इनको पकड़ लिया तो मेरा प्रमोशन पक्का है। चलिए मैं लेकर चलता हूँ, मगर आपको पहले भोलू को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ देते हैं, मगर ये बिना लाइसेंस के शहर में उड़ेगा नहीं। मंजूर है, मुझे मंजूर है, मगर मुझे यहाँ से पहले निकालिए सर। सर इसी में है दोनों चोर। वो देखिए, इस बाइक से इन्होंने हमारे भी पैसे और कपड़े चोरी किए थे। अरे पकड़ो इन्हें, अरे पकड़ लो इन्हें।
तेरे की, फिर से हाथ से निकल लिए। फिर प्रमोशन नहीं होगा हमारा। अब कैसे पकड़े हवा में? अभी भी चांस है सर। अब कैसा चांस? अरे वो उड़ लिए गोलू। तो क्या हुआ सर, हमारे पास भी कोई है जो उड़ सकता है। हाँ हाँ भोलू, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ उड़ने की। उनको पकड़ो जाकर। क्यों बच्चों, अब कहाँ तक बचोगे? माफ कर दो भाई, माफ कर दो, हमें जाने दो। माफ कर दो भाई, माफ कर दो, हमें जाने दो। जाने दो? और तुम्हें? तुमने हमारा सामान चोरी किया। तुम्हारी वजह से मैंने सिग्नल तोड़ा। तुम्हारी वजह से मैं जेल गया। और तुम्हें मैं जाने दूं? तुम्हें तो जेल में जाने दूंगा। अरे शाबाश बोलू, शाबाश। इस बहादुरी का तो हम तुम्हें इनाम देंगे, मगर फिर भी ऐसा है कि सिग्नल मत तोड़ना भाई। कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करना। जी जी, जरूर याद रखूंगा इंस्पेक्टर सर। मगर देखे तो आखिर पूरे शहर को परेशान करके रखने वाले मुखौटे के पीछे ये चोर है कौन? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे उतारो इनके मुखौटे। ये चोर है। टिंकू हटेला, तुम लोग शहर में भी चोरी करने लगे। तुम दोनों तो वही हो ना जो सिग्नल पर मिले थे। हमें बेवकूफ बनाते हो। हमें तुम्हें वहीं पकड़ लेना चाहिए था। माफ कर दो, हमें माफ कर दो। माफ कर दो ना, माफ इंस्पेक्टर साहब। शाम को नदी के किनारे पेटी मेरी तरफ से। हाँ, अरे तुम दोनों की आज की दावत तो ताशापुर के थाने में होगी। हाँ, माफी नहीं, अब पुलिस के डंडे मिलेंगे तुम्हें। अंधेरी रात में गबरू जंगल के रास्ते से होता हुआ अपनी साइकिल से घर जा रहा था। अरे आज तो बड़ी देर हो गई, ये शमशान भी आ गया। ऐसा करता हूँ, गाना गाते हुए चलता हूँ। मैं निकला साइकिल लेके, सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे शमशान छोड़ आया। साइकिल के पीछे एक आधी चोटी वाली डायन बैठ गई। लाइटर मिलेगा? ये लो माचिस। और लाइटर तो परदेसी रखते हैं, हम गांव के देसी छोरे माचिस ही रखते हैं। हाँ। लाओ। धन्यवाद। मैं निकला साइकिल लेके। कौन है? कौन है? गबरू को जैसे ही पता चला कि कोई उसकी साइकिल पर है, उसने साइकिल तेजी से भगाना चालू की। छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ूंगी नहीं, पकड़ लूंगी। डायन गबरू को पीछे से पकड़ लेती है। गबरू साइकिल से गिर जाता है और आधी चोटी वाली डायन कहती है,
डल गए। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अरे तू साइकिल कैसे चलाता है? तेरी तो टांग पैदल तक नहीं पहुंचती होगी। नहीं चलाऊंगा साइकिल, साइकिल सब छोड़ दूंगा। डायन मैम, डायन आंटी छोड़ दो, अब कभी रात में नहीं निकलूंगा। छोड़ दो। तोतली दीदी, प्लीज माफ कर दो। मेरा एक बहुत ही जरूरी काम है, वो कर लो तो छोड़ दूंगी, वरना खा जाऊंगी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। चिढ़ाता है मुझे? मेरा मतलब करूंगा, जो कहोगी करूंगा। बस मुझे बख्श दो, बस मुझे छोड़ दो। मेरी चोटी देख रहे हो? ये तुम्हारे गांव के पंडित ने काट ली है। मुझे मेरी चोटी वापस चाहिए। पर मेरा मतलब पर आपकी चोटी उन्होंने कैसे काटी? बताती हूँ, ध्यान से सुनना। अरे दादा, आज तो बहुत ही ठंड है। अरे हुआ तो आग जल रही है और कौनू बैठा भी है। चलो वहीं बैठा जाए सबेर हुए तक। पंडित रात में डायन को पहचान नहीं पाता और चिता के पास जाकर बोलता है, हम हिया बैठ जाएं। आओ बैठो और गर्मी लो चिता की। अरे ये तो चिता है, पर कौनो बात नहीं, बस गर्मी तो लेनी है। हाँ बैठ गए। और बताएं, आप कौन है देवी जी, और यहाँ चिता के पास का है बैठी हैं? यही मेरा घर है, भूख लगी तो यहाँ खाने आ गई। अरे ये तो तोतली निकली। अच्छा, आप ही बचपन से तुतलाती हैं या कि बड़ी होके तुतलाने लगी? तो इतने सवाल क्यों करता है? ले पंडित, ले खाना खा और बोल कम। डायन ने पंडित को चिता का मांस दिया था, जिसे देखकर पंडित हक्का बक्का रह गया। अरे दादा हो, ये देवी तो मांस खा रही। तभी पंडित की नजर डायन के पैरों पर गई, जो उल्टे थे, और पंडित के पसीने छूट गए। अरे ये देवी नहीं, ये तो डायन है, डायन। अब ये मांस तो नहीं खा सकता हूँ, लेकिन ये का मना कैसे करी? पंडित, कब से खाना पकड़ के बैठी हूँ, ले पकड़। हाँ देवी जी, लावा। पोटली में रख के बाद में फेंक दे। हाँ। पंडित डर के मारे सन्न हो सुबह का इंतजार कर रहा था। देखते ही देखते सुबह हो गई। अगर भागे तो ये डायन हमका मार दे। ऐसा करत हूँ कि इकर चोटी काट देता हूँ, फिर ये हमार कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ। पंडित ने बिना देर किए डायन की चोटी काट दी और वहाँ से भागने लगा, और डायन ने पंडित को दौड़ाया। पंडित, कहाँ भाग रहा है? पंडित, मेरी चोटी दे दे। पंडित, तूने ये अच्छा नहीं किया। अब ई चोटी मतलब तुम्हार की जान हमरे हाथ में है। अब तू हमार कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वहीं रुक जा डायन, वरना तेरी चोटी कुचल दूंगा। मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हाँ, रुक गई, लेकिन मेरी चोटी दे दे पंडित। नहीं दे। हाँ। हम पागल दिखत हैं का तुमका? पंडित, तुझे तो ढूंढ के मालूंगी। जुबान लड़ावत हो हमसे? अब तुम नाचो, नहीं तो तुम्हारी चोटी जला देंगे, बता रहे। रुक जा, नाचती हूँ। डायन फिर असल में पंडित के इशारों पर नाचने लगी। वाह, पहली बार डायन को नाच कर देखा है। बड़ा ही आनंद का माहौल है। अब और क्या कराएं तुमसे? बस अब कुछ और नहीं पंडित, इतना बहुत है। और बेइज्जती नहीं। ऐसा करो कि अब तुम एक टांग पे खड़ी हो जाओ और हाथ ऊपर करके जोड़ दो, वरना जान से हाथ धोए लोगी। करती हूँ, बस चोटी वापस दे देना। डायन एक टांग पर खड़ी हो जाती है। वाह भाई वाह, बड़ा आनंद आ रहा है हमका। ससुरा जंगल में आज बढ़िया चीज हाथ लग गई है। बहुत आनंद आया ना? अब चोटी दे दे पंडित। नहीं दे,
और अब तुम गांव में पैर नहीं रखोगी, वरना तुम्हारी चोटी भस्म हो जाएगी। पंडित डायन को एक टांग पर खड़ा छोड़ वहां से निकल पड़ा। पंडित, तूने ये अच्छा नहीं किया, तेला भी देना आएगा। तो ऐसी घटना हुई और वो पंडित मेरी चोटी लेके भाग गया। मैंने उसे खाने दिया और उसने मेरी चोटी काट ली। जिस चिता पे खाया उसी पे पानी छिड़क दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर आप उनका गुस्सा मुझ पे ना उतारें। मैं आपको अभी उनका पता देता हूँ, आप उनसे खुद निपट लेना। बस मुझे छोड़ दो डायन देवी। अगर मैं कुछ कर पाती तो अब तक कर लेती ना। मुझे तुम्हारा चलील चाहिए और ये चलील लेकर मैं उठ के गल जाऊंगी। चल अब ये चलील मुझे दे दे, साइकिल वाले। ये शरीर मुझे लौटा देना जब तुम्हें तुम्हारी चोटी मिल जाए। अच्छा डाय नाय शलील आए बट स्वाहा। डायन ने गबरू का शरीर हड़प लिया। अगले दिन वो सीधे उस पंडित के घर गई, काम मांगने के बहाने। कोई है भाई, कोई है? हाँ आओ आओ, दरवाजा खुला है। पंडित जी मुझे काम चाहिए था। कल मेरी साइकिल चोरी हो गई। अच्छा, ये तो बड़े दुख की बात है, पर हमरे पास कौनो काम नहीं है। तभी पंडित की पत्नी कामिनी आकर बोली, अरे काम काहे नहीं है, बहुत ही काम है। चक्की तो हम पीसते हैं ना, आप थोड़े ही। गबरू, तू हमारे साथ चक्की पिसाया कर। अच्छा ठीक ठीक, गबरू रोज चक्की पिसाए देना और पैसे मुझसे ले लेना। अच्छा जी पंडित जी, मैं बहुत ही मन लगा के काम करूंगी। मेरा मतलब करूंगा। ये तुम्हारे जुबान काहे बार बार लड़खड़ा रही है रे? कामिनी ध्यान रखना, घर में कोई गड़बड़ ना हो। अब जाइए, हमें ना सिखाइए। हाँ हाँ जा रहे भाई, जा रहे। गबरू बड़ी तेजी से चक्की पीसने लगा। ये देखकर कामिनी ने कहा, वाह, का चक्की पीसत हो तुम गबरू, बहुत ही बढ़िया। रुको और गेहूं लेके आई। जी। अब तो ये चली गई, पूरा घर छान मारती हूँ, कहीं ना कहीं तो छुपाया होगा चोटी इस पंडित ने। कुछ ही देर में डायन घर छान मारती है, पर उसे कहीं भी चोटी नहीं मिलती। तब तक कामिनी आ जाती है और डायन फिर से काम पर लग जाती है। इलो दूसर बोरिया, तुम तो लागत है महीने भर का काम हफ्ते भर में निपटा दोगे गबरू। जी बस भगवान की कृपा है, थोड़ा अधिक बल है। छे, कोई बात नहीं, आज काम कर लेती हूँ और कल आके ढूंढ लूंगी। पंडित घर आता है और देखता है कि 2 बोरी गेहूं पिस चुके हैं और गबरू घर जा चुका है। अरे कामिनी, इतना गेहूं कैसे पीस उठा? अरे गबरू का कमाल है, बहुत ही मेहनती है, मानो राक्षस जितना बल है हुआ। अच्छा, पर तुमका बोले हैं हम कि कोई भी गेहूं की बोरी को हाथ ना लगाए। हाँ भाई, तुम हर बोरी कोई नहीं छुआ। अब सोई जाओ और रात का बड़बड़े ना करो। अभी भोली का जाने कि अगर वो डायन अपनी चोटी पा गई तो हमार सामत आ गई। शमशान में डायन और गबरू साथ बैठे थे। गबरू किसी भक्त की तरह डायन के आगे हाथ जोड़े था। आधी चुटिया वाली डायन की जय हो। क्या बोला ले? अरे माफी डायन देवी, माफी। बस आपने मुझे मेरा शरीर दे दिया, इसीलिए आपकी जय जयकार कर रहा था। अगर मुझे चुटिया नहीं मिली ना तो तेरे साथ तेरे पूरे परिवार को खा जाऊंगी। जितना है ना उतना भी नहीं दिखेगा, समझा? नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। बस कल तक में आपकी चुटिया मिल जाएगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। कहाँ फंस गया गबरू तू? कुंवारा ही मरना लिखा है लगता है मेरी किस्मत में। कल प्रार्थना करना। उस पंडित ने चुटिया बहुत अच्छे से छुपाई है। तुझे कुछ दिखाई दिया? नहीं डायन देवी, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं आंखों के सामने ही छुपाई होगी। ठीक है, कल देखते हैं। जी देवी।
एक हफ्ता बीत गया और डायन को उसकी चुटिया न मिली। उसका क्रोध बहुत बढ़ गया। आज फिर वो चुटिया ढूंढने पहुंची और चक्की पीस रही थी। आप जाके दूसरी बोरियां ले आओ। आज बहुत थक गई हूँ। तुम ऐसा करो गबरू, आज तुम ले आओ। आधी गेहूं की बोरियां रखी होंगी, बाकी सब तो तुम पीस दे हो। ये बुढ़िया मुझे चुटिया ढूंढने नहीं देगी। अभी जाती तो चुटिया ढूंढने का समय मिल जाता। छे, और ये आखिरी बोलियां हैं। अगर चुटिया नहीं मिली तो इस गबलू के परिवार पीछे भी खा जाऊंगी। ठीक है, अभी लाया, आप आराम करें। वैसे भी शाम हो गई है। अब बस ये आखिरी बोरियां पीसकर मैं घर चला जाऊंगा। डायन बोरियों के पास जाती है। उठाते उठाते वो बोरियां फिसल कर गिर जाती हैं और सारा गेहूं जमीन पर। तभी डायन देखती है कि उन बोरियों में उसकी चोटी है। वो गबरू के शरीर से बाहर आ जाती है। मिल गई चुटिया, मिल गई, मिल गई चुटिया, मिल गई। तभी पंडित घर पहुंचता है। अरे कामिनी, कहाँ हो? पंडित! अरे दादा रे, डायन तुमको चुटिया कैसे मिल गई? हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। माफ नहीं, साफ। तुझे खाना खिलाया और तूने मेरी ही चुटिया काटी। इन्हीं हाथों से काटी ना चुटिया, और इन्हीं पैलों से भागा था ना काट के। अब ले देख मेला के हेल। डायन तेजी में पंडित की तरफ बढ़ी और पंडित के हाथ पैर मोड़ दिए और पंडित धराशायी। आवाज सुनकर कामिनी और गबरू दौड़े आए। अरे मरी मैया जी, का हो गवा? डायन! हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए डायन देवी। ये घर मैं जला दूंगी, तभी मेली बदले की ज्वाला शांत होगी। ये जी कह रही है घर जला देगी। उठिए। अरे पगली, कैसे उठूं? भागो। घर जलम धग धगम भट्ट स्वाहा। डायन घर जलाकर वहां से चल पड़ी। ए जी घर जल रहा है, बचाइए। अरे हाथ पैर टूटे हैं, हम कैसे तोहका समझाई? लाओ, मैं आपको उठाता हूँ। तीनों घर से बाहर निकलते हैं। पंडित जी, अब कोई डायन की चुटिया मत काटना। तुम्हारे चक्कर में मेरी वाट लग गई। कभी नहीं भैया, अब तो हम अपना बाल भी ना कटवाऊं और ना कभी किसी डायन से खेल में नाच करवा रहा। अरे भैया, हमारी मत नहीं मारी है, अब तो हम खुद नाच नहीं सकते। ए जी सारा गेहूं जल गया। हे भगवान, उठा लो, हमका नहीं, हमारी मेहरारू को। यहाँ बड़ी मुश्किल से जान